This is an ABP Life podcast. उड़ीसा में लोकसभा चुनाव के गठबंधन को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। बीजेपी की राज्य इकाई के प्रमुख ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी उड़ीसा में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। ये घोषणा चुनाव के लिए बीजेपी और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व वाले बीजू जनता दल के बीच संभावित गठबंधन की अटकलों के बीच आई है। और इस पर हमारे सहयोगी आलोक पाठक ने उड़ीसा बीजेपी के महासचिव जतिन मोहंती से बातचीत की। ओडिशा में बीजू जनता दल के साथ भाजपा के गठबंधन की बातें चली, लेकिन वह परवान न चढ़ सकी। प्रधानमंत्री मोदी और ओडिशा के मुख्यमंत्री की मुलाकात भी हुई। एक समय काफी माहौल भी बन गया था, लेकिन वह बातें परवान नहीं चली। उसके बाद ओडिशा की राजनीति किस करवट बैठेगी, इन सभी मसलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं ओडिशा भाजपा के महामंत्री जतिन मोहंती जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, पहला सवाल, गठबंधन ऐसा लग रहा था कि अब हो ही जाएगा, लेकिन हो नहीं पाया। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, गठबंधन की बातें तो चल रही थी और मीडिया में और बाकी जो कुछ पॉलिटिकल सर्कल्स में ये बातें खूब तेजी से हो रही थी उस समय। लेकिन जो भी हुआ, इसके क्या हुआ और उसके नतीजा क्या हुई, सबके सामने है। उस समय भी हमारी बातें जो अलायंस होगी, गठबंधन होगा नहीं होगा, इसको लेकर कई सारे जगह से कोई स्टेटमेंट्स भी आए जी। लेकिन नतीजन ये आज स्थिति ये है कि कोई गठबंधन नहीं हो रहा है जी। और बाकी सब विधानसभा के 147 सीटें और लोकसभा की 21 सीटों की पे भारतीय जनता पार्टी अपने दमखम पर लड़ेगी। ये स्थिति आज है और हम अकेले ही चुनाव बिना किसी गठबंधन के हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी। अब जब गठबंधन नहीं है तो भाजपा की प्रमुख सूची में क्या क्या होगा, भाजपा के प्रमुख मुद्दे क्या होंगे और ओडिशा के लिए किस तरह से 21 सीटों में आप कितने सीटों के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं? देखिए, ये बात हमारी ऑफिशियल स्टेटमेंट में भी आया है। ये हमारी जो मंतव्य रखा है हमारे अध्यक्ष जी ने ये बात कहा है कि जब गठबंधन की बातें हो रही थी उस समय में हम दो प्रमुख मुद्दों पर हम उनके साथ सहमत नहीं थे। एक था ओडिशा की अस्मिता का प्रश्न और दूसरा प्रश्न है डबल इंजन का प्रश्न। जिस प्रकार के पिछले दिनों में 5 साल में या उससे पहले भी 5 साल में जो वर्तमान की बीजू जनता दल की सरकार है, उन्होंने केंद्र की योजनाओं को लागू करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई जी। और केंद्र की जो योजनाओं का सुफल हमारे यहाँ के लोगों को नहीं मिला। ये एक प्रश्न हमेशा हम खड़ा करते रहे और इसको लेकर हम काफी बार भी हमारी तरफ से इस बात को लेकर हम जनता के पास गए और जनता को ये बताया कि यहाँ एक विरोधाभास की सरकार होने के कारण वो हमारे मोदी जी के जो सुशासन की सुफल जो है यहाँ उनको मिल नहीं पा रहा है। उसके साथ साथ और भी कई मुद्दे हैं, जैसे भ्रष्टाचार की मुद्दा था और हमने कई सारे मुद्दों को भी उजागर किया था। ये सब मुद्दे थे। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न आज ये है कि क्या उड़ीसा का जो अस्मिता का प्रश्न है, उड़ीसा के जो परिचय का आइडेंटिटी का प्रश्न है, उड़ीसा पहला राज्य है पूरी भारत में जो कि एक लिंग्विस्ट बेसिस पर, भाषा की आधार पर बना था और भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य उड़ीसा है। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात यह है कि जो भी बीजू जनता दल की सरकार के मुखिया और उनके जो उप मुखिया हैं, जो भी उनके आज नेतृत्व हैं, उनका उड़ीसा को लेकर, उड़ीसा भाषा को लेकर, उड़ीसा की संस्कृति को लेकर, उड़ीसा की परंपराओं को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं है। एक तो उनमें से जो नवीन पटनायक है, आज तक 25 साल के बाद भी उड़िया बोलना उनके लिए संभव नहीं हो रहा है, बोल नहीं पाते हैं, बोलते भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो कार्तिकेन पांड्यन जो उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज है और 5T के चेयरमैन है और जो उनकी उत्तराधिकारी के नाते जिनको उनकी पार्टी मान रही है, वो मूलतः तमिलनाडु से है
तो इस प्रकार की जो एक ओडिशा की अस्मिता के ऊपर जो चोट पहुंचाने वाली जो बात हो रही है, उसको लेकर हम भी सहमत नहीं थे। तो ये सब मुद्दे इस बार की भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव में रहेंगे और इस बार इस मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव में आगे आकर लड़ेगी। जी, इसके बावजूद एक बयान बीजू जनता दल के नेता का आया था, एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट की बात कही गई थी, लेकिन अब जब गठबंधन नहीं है तो मुझे लगता है कि आप जैसे मुद्दा बता रहे हैं, जिस तरह से मुद्दे बना रहे हैं और जिस तरह से मुद्दों की बात हो रही है, तो उसमें अब एक दूसरे पर प्रहार भी होंगे और भाजपा की कोशिश पूरे के पूरे 21 सीटों को जीतने की भी होगी। जैसे हमने पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी परंपरा में, अपनी संस्कार में एक चीज डाली, एक हमेशा एक बात कहती रही है कि राजनीति में विरोध जो है वो विरोधी है। आपकी राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं, लेकिन आपकी कोई व्यक्तिगत शत्रु तो है नहीं। और इस संस्कार के तहत हमने पहले भी कहा है कि कमर के नीचे मार नहीं, जैसे जी, इस बात को लेकर अटल जी से लेकर आज तक सभी ने इस बात को हमने लाइन डॉट बाय डॉट हमने उसको फॉलो किया है। तो इसलिए ठीक है, राजनीति में एक प्रकार का म्यूचुअल रेस्पेक्ट होना चाहिए, पारस्परिक संबंधों में मिठास रहनी चाहिए, लेकिन राजनीति अपनी जगह है। राजनीतिक विरोधी लोगों का मुद्दे और देश की हित की बातें, इसको लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लेकिन हाँ, ये जब बातें हम लेकर सामने आते हैं, बिल्कुल सही बात है कि हम किसी राजनीतिक विरोधी को व्यक्तिगत दुश्मन के नाते हम इसको देखते नहीं, ना आगे भी हम इसको देखेंगे। तो एक बात ये होगा। दूसरा बात आया है स्टेट्समैनशिप पर। भारतीय जनता पार्टी ने एक से एक बढ़कर स्टेट्समैन भारत की राजनीति में दिया है और आज भी पूरी दुनिया इस बार जानती है कि मोदी जी का जो स्टैच्यूर है, जो स्टेट्समैनशिप है, आज पूरी दुनिया इसको रेस्पेक्ट करती है और दुनिया इसको मानती भी है। तो इसके लेकर मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेतृत्व की, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में कोई दो मत है कि हम शालीनता, राजनीतिक शालीनता और स्टेट्समैनशिप पर हम हमारे से कोई भूल चूक कभी ना कोई हुई है, ना आगे भी कभी होगी। जी, एक आखिरी सवाल सर, उड़ीसा में 25 वर्ष हो गए नवीन पटनायक को सत्ता में रहते हुए और एंटी इनकम्बेंसी भी उनके खिलाफ वैसी जोरदार नहीं दिखती है। अभी तो खैर लोकसभा चुनाव है, लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, भाजपा का क्या मूल्यांकन है? उड़ीसा में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव साइमल्टेनियस चुनाव होता है, एक साथ ही होता है जी। तो इस कारण से लोकसभा के मुद्दे भी रहेंगी और विधानसभा के जो मुद्दे हैं, राज्य के जो प्रदेश के मुद्दे वो भी रहेंगे। और हमने जैसे मैंने पहले कहा है कि उड़ीसा की अस्मिता का प्रश्न, उड़ीसा के जो डबल इंजन सरकार नहीं होने के कारण, एक विरोधाभास की सरकार होने के कारण लोगों को केंद्र की योजनाओं को सफल नहीं मिल पाने का कारण का मुद्दा, और ऊपर से यहाँ पर भ्रष्टाचार की मुद्दा और यहाँ पर महिलाओं पर अत्याचार की मुद्दे, ये सब मुद्दे जो है हम आगे लेकर जाएंगे और इसको बढ़ चढ़कर हम जनता के पास उठाएंगे। तो ये सब मुद्दे और साथ साथ मोदी जी का जो 10 साल की सुशासन और का सुफल जो मिला है लोगों को, जो केंद्र से सीधा लोगों को मिला है, उसको लेकर भी हम जनता के पास जाएंगे। और ये दोनों को हम एक साथ एक तुलनात्मक छवि रखने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ मोदी जी का सुशासन और एक तरफ भ्रष्टाचार और नारी विरोधी सरकार उड़ीसा में, ये विषय जो, और उड़ीसा की अस्मिता के खिलाफ एक सरकार, ये सब विषय को हम जनता के पास रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने विस्तार से हमसे बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। This is an ABP Live podcast.